अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. I'm just waiting for the moderators here, moderators of Institute of Clinical Psychology, University of Karachi. Thank you very much, Professor Dr. Ismaili, Director, Institute of Clinical Psychology, University of Karachi. The Pioneer Institute started by Professor Dr. Farooq Zaid Ahmed, और जिसका फल जो है वो अब क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर पाकिस्तान के तमाम इदारे किसी न किसी सूरत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से जुड़े हुए होंगे. A wonderful program and wonderful opportunity for me कि आज इस prestigious platform के ऊपर हम एक और aspect of therapy के ऊपर बात करेंगे, which is hypnotherapy. Meanwhile जब तक आप लोग जो है वो वार्म अप हो रहे हैं, क्योंकि मुझे 3 o'clock स्टार्ट होना है, तो मैं इस वक्त वार्म अप जो है वो आपसे बातचीत जो है वो कर रहा हूँ, जिसको कहना चाहिए इनफॉर्मल में आपसे बातचीत जो है वो कर रहा हूँ. मैं भी सलीन इश्तियाक अहमद शान उल्ला खान काकर. वालेकुम अस्सलाम. आई एम एब्सोल्युटली अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है. अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लक शुक्र कुल्लु कि अल्लाह तबारक व तआला ने बामकसद मसरूफ़ रखा हुआ है. अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम नेमतों को शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए. आई एम वेरी ग्लैड कि इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने ये शुरू किया है, स्पेशली एट दिस पर्टिकुलर टाइम जब इंसान जो है वो हद से ज़्यादा परेशान है. अगर आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे होंगे तो सबसे पहले ये जो पेंडेमिक हुआ, ये डिज़ीज़ के ऊपर बात हो रही थी. तो उन्होंने कहा कि जी ये बहरान आया है, वायरस आया है, और उस वायरस ने हमें किस तरह नुकसान पहुँचाया है इस वक्त हम काफ़ी एविडेंट है. उसके बाद जो है वो दुनिया ज़ाहिर है इस वक्त कम्प्लीटली इसका शिकार है. तो अब फिर बात होनी शुरू हुई कि जी ये बहरान जो है अब ये माशी बहरान बनता चला जा रहा है. और वो उस बहस के अंदर आप लोग नोट कर रहे होंगे कि लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए. ये डिबेट जो है वो चल रही है और पूरी दुनिया के अंदर चल रही है. इसमें पाकिस्तान और सूबा सिंध या सूबा पंजाब नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर. आपको पता है कि जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो कोई और बात कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप एज ए यूएस प्रेसिडेंट कोई और बात कह रहे हैं, और हर दुनिया के कंट्री के अंदर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि अगर हम लॉकडाउन कंटिन्यू करेंगे तो वो कहते हैं जी ये इकोनॉमिक साइकिल कैसे चलेगा. तो दुनिया इस वक्त एक शदीद माशी बहरान का शिकार हो चुकी है. अच्छा, अभी वो माशी बहरान जो है वो उससे नबर आजमा होने की कोशिश की ही जा रही है. तो अब क्या हो रहा है, अब नफ्सियाती बहरान शुरू हो चुका है. और ये भी WHO कहता है कि जी अब हम उस फेज़ में हैं जहाँ पे ये नफ्सियाती बहरान शुरू हो चुका है. और नफ्सियाती बहरान क्या है, हम एक एंग्जाइटी और एक डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि सवाल के जवाब नहीं मिल रहे. क्या होगा, कल क्या होगा हमें नहीं मालूम, वायरस क्या है हमें नहीं मालूम, कब ख़त्म होगा हमें नहीं मालूम, ये सारी दुनिया की चीज़ें कब जो है वो खुलेंगी हमें नहीं मालूम. नहीं बेटा बाहर से जाके कह दिए कि ऑनलाइन सेशन के ऊपर है. तो कब जो है वो होगा हमें नहीं मालूम. तो क्या होगा, ज़ाहिर जब हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो एंग्जाइटी होगी, बहरान होगा, डिप्रेशन होगा.
तो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने शायद बहुत पहले इस बात को नोट कर लिया था, और इनके जो थेरेपिस्ट हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये बहुत पहले से ही ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी, 1-to-1 सेशंस प्रोवाइड करने शुरू कर दिए थे। जो साइकोलॉजी के एसोसिएशंस प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये लोग रिप्रेजेंट करती है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन्होंने वहाँ पर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी। और इनफैक्ट जो कोरोना के पेशेंट्स हैं आइसोलेशन सेंटर्स के अंदर, वहाँ पर 1-to-1 सेशंस की ड्यूटीज़ भी इनकी जो है वो लगती हैं और वो प्रोवाइड करते हैं। सो क्योंकि ये मालूम था कि ये आने वाला है, और जब ये नफ्सियाती बहरान जिसका हम शिकार इस वक्त हो रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अभी रिसेंटली जब मेंटल हेल्थ अक्टूबर के अंदर मनाया गया और उसमें बताया गया कि जी पूरी दुनिया के अंदर एवरी 40 सेकंड्स के बाद एक खुदकुशी होती है, दैट इज़ बिफोर कोरोना, कि 40 सेकंड के बाद जो है वो खुदकुशी हो जाती है। उसके अंदर अटेम्प्ट का टाइम्स 5 है, उसके अंदर आइडिएशन टाइम्स 10 है, और ये हाल था इवन बिफोर कोरोना के। अब आफ्टर कोरोना पेंडेमिक जो नफ्सियाती बहरान है, उसमें कितने लोग अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होंगे और कितने लोगों की ज़िंदगी इस वक्त परेशान होगी। आई थिंक इसकी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि दुनिया का हर दूसरा शख्स इस वक्त जहनी दबाव का शिकार है, और जब ये जहनी दबाव का शिकार है तो फिर वो अपनी रेगुलर डे की फंक्शनिंग्स कैसे करेगा। इसके अलावा भी जो है वो जो दुनिया जिस तरफ से चल रही है, जिसके हम आदी नहीं थे, हम रब से दूर हो गए, हम अपने आप से दूर हो गए, हम लोगों से दूर हो गए, और नए तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। ये खुद बजाते खुद एक दबाव है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग रेजिस्ट चेंज, ह्यूमन बीइंग जो है वो चेंज रेजिस्ट करता है। तो आज का जो टॉपिक है, सो थैंक यू अगेन फॉर्मली, थैंक यू वेरी मच इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, Professor Dr. Uzma Ali, the director, to giving me the opportunity to speak about one of the aspect of therapy which is called hypnotherapy. पाकिस्तान के अंदर जो लोग अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं और जो बाद में भी हमारे डिफरेंट पेजेस के ऊपर ये सुनेंगे, उनके लिए भी बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर पहला फॉर्मल क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से स्टार्ट हुआ था। इट वाज अ 1-year डिप्लोमा इन कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। आई बिलीव इट वाज 2012 जहाँ से ये आगाज़ हुआ था कि किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो प्रोग्राम है वो तो इसका सर अभी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के सर है कि उन्होंने ये इंटरनेशनल प्रोग्राम 1-year प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके जो कि हिप्नोथेरेपी के ऊपर था। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि आई केम बैक फ्रॉम कनाडा एंड यूएस, और मैंने ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। और फिर अब उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि देयर आर सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट ट्रेनर्स इन आईसीपी अवेलेबल, और ये प्रोग्राम अब वहाँ पे जारी और सारी है। मुझे क्योंकि ये आज पहली दफ़ा इस टेक्निकल सेटअप के साथ जो है वो प्रोग्राम हो रहा है कि मैं आईसीपी के प्लेटफॉर्म से और आईसीपी को से कर रहा हूँ, तो बहुत सारी स्क्रीनें जो है वो पॉपअप हो रही हैं, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड कि विच स्क्रीन मीन्स व्हाट एंड व्हाट आई एम सपोज टू डू ऑन दैट स्क्रीन्स एज वेल। सो बाकायदा जो है वो आगाज़ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बेहतरीन खुसूसियत रहमान, अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बेहतरीन कलाम कुरान, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई पैदा की हुई खलाइक में से बेहतरीन मखलूक इंसान, और इंसान की बेहतरीन सलाहियत क़ुव्वत बयान, अल्लमहुल बयान। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को जो सबसे बेहतरीन सलाहियत अता फरमाई है वो है क़ुव्वत बयान। और यही कुरान पाक जो है वो बयान को सहर भी कहता है, सहरुल बयान, यानी ये जो बोलता है इंसान, ये जो बात करता है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो गुफ्तगू करता है, इसमें सहर होता है, जादू होता है, मुतासिर करता है ये। और जब ये मुतासिर करता है
तो ये सामने वाले को यानी जो मुखातिबीन हैं उनको भी मुतासिर करता है, और ये ख़ुद से भी बात करता है तो ख़ुद को भी मुतासिर करता है। हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है और एक इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। हम अपने पांचों हवास की बुनियाद के ऊपर जो डेटा है उसको हम प्रोसेस करते हैं, मतलब देते हैं, और उस मतलब को हम दूसरे लोगों को ऊपर भी नाफिज करते हैं और ख़ुद के ऊपर भी नाफिज करते हैं। तो क़ुव्वत बयान जो है वो सहर है, यानी हम मुतासिर कर सकते हैं। हम मुतासिर मस्बत भी कर सकते हैं, हम मुतासिर मनफी भी कर सकते हैं। हम मुतासिर अपने आप को भी करते हैं और हम मुतासिर दूसरे लोगों को भी करते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि हम हिप्नोथेरेपी बेसिकली क्या है, या इस थेरेपी के अंदर इस थेरेपी को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, हिप्नोसिस क्या होता है, हिप्नोटिस्ट क्या होता है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट क्या होता है, हिप्नो काउंसलर और हिप्नोथेरेपिस्ट के अंदर, या कंसल्टिंग हिप्नोटिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट में क्या फ़र्क होता है। ये बहुत सारी वो डेफिनेशंस हैं जो दुनिया भर के अंदर इस्तेमाल होती हैं और मॉडरेट की जाती हैं। हिप्नोथेरेपी को जानने से पहले अगर हम थोड़ा सा बैक के ऊपर जाके ये समझें कि हमारा ये जो ज़हनी वजूद है, इसके कंपोनेंट्स बेसिकली क्या है। कि हम एक जो इंसान का वजूद होता है, इसमें जिस्मानी वजूद है, इसमें रूहानी वजूद है, और इसके अंदर ज़हनी वजूद है। तो इस थ्री बीइंग्स के ऊपर, जिसको आप माइंड बॉडी एंड सोल कहते हैं, इसके कॉम्बिनेशन से हम अपने वजूद का इदराक करते हैं, जिसको कहते हैं कि जी मैं ये हूँ। तो हमारा जो ज़हनी वजूद है उसके कंपोनेंट्स जो हैं उसके अंदर माइंड कहता है, यानी एक तो ब्रेन है जो फिज़िकल ऑर्गन है हमारा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो ब्रेन से चलता है। एक हार्ट है हमारा, इसमें भी न्यूरॉन्स हैं, ये भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ऑर्गन है, फिज़िकल जो है वो टचेबल है, टेंजिबल है। और एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर विच रन्स। और सॉफ्टवेयर कहाँ पे होता है? सॉफ्टवेयर तमाम कंपोनेंट्स के अंदर होता है। इसका मतलब है कि एवरी सिंगल सेल ऑफ आवर बॉडी हैज़ द कंप्लीट माइंड ऑफ आवर ओन। और जब हम माइंड की बात करेंगे, जहन की बात करेंगे, तो फिर हम कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की बात करेंगे कि शऊर होता है और लाशऊर होता है। साइकोलॉजी के अंदर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जब हम कहते हैं कि जी कॉन्शियस माइंड है, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। हिप्नोथेरेपी के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं। बेसिकली दो ग्रुप्स कहते हैं कि जी कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड की आसान एग्जांपल ये है कि कॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अगर एक ड्राइवर ऑफ अ कार, तो इंटायर कार जो है, जो गाड़ी है, वो अनकॉन्शियस माइंड है, और जो चलाने वाला ड्राइवर है वो कॉन्शियस माइंड है। इसी तरह जो आपकी कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है, वो इंटायर हार्ड डिस्क जो है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, और जो रैम एक्सेस मेमोरी यानी वो जो डेटा पिक करके लेके आता है और स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करता है, वो कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड का जो रोल है, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के अगर इंटायर डिवीजन की जाए, और ये ऑब्वियसली एक सब्जेक्टिव एग्जाम्पल देने के लिए इंटरप्रिटेशन है कि इसका रेशियो 10:90 का होगा, यानी 90% जो हमारा माइंड है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड एंड 10% इज कंट्रोल्ड बाय आवर कॉन्शियस माइंड। तो अच्छा, और इसी तरह जो है अगर हम एग्जांपल देते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड बेसिकली कब से डेवलप होना शुरू होता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू होगा जब हम माँ के पेट में होते हैं और हम 4 महीने का जो फीटस होता है, जिसमें जब इसकी पांचों हवास जो है वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं, और उसके बाद फरिश्ता आता है और रूह को फूंकता है, और उसके बाद उसमें रूह आ जाती है, तो जो आपका जो डेटा है वो रजिस्टर होना शुरू हो जाता है जब हम माँ के पेट में होते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट डेटा। जैसे लेट्स सपोज आप एक टेलीफोन मोबाइल फ़ोन जो है वो ख़रीदते हैं, और आप जब पहला डेटा इसके अंदर डालना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि जी यहाँ से मेरा डेटा जो है वो बनना शुरू हो गया, एंड दैट्स हाउ द अनकॉन्शियस माइंड जो है वो बनना शुरू होता है। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो उसमें हमारा डेटा है। अब आप वे बैक जब आप 4 महीने के माँ के पेट में हैं, जब से आपका डेटा बनना शुरू हो रहा है, दैट इज बेसिकली द डेटा विच कन्वर्ट्स इनटू लॉट ऑफ फिल्टर्स, कन्वर्ट इनटू लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, इमोशंस। हमारी जो ख्यालात हैं वो डेटा है,
और वो जिस तरह रजिस्टर हुए हैं एज इज, जिस तरह रजिस्टर हुए हैं वो वही रॉ डेटा है जो कि कॉम्बिनेशन बनाता है, हमारे ख्यालात बनते हैं, उन ख्यालात की बुनियाद के ऊपर हमारे एहसासात और जज्बात बनते हैं, अपने एहसासात और जज्बात की बुनियाद के ऊपर हम अमल करते हैं, हमारे मुस्तकिल जो अमल होते हैं वो हमारी आदतें बनती हैं, और हमारी आदतें जो हैं वो हमें निखारती हैं और हमें बताती हैं कि हम क्या हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इंसान क्या है, तो इंसान ख्यालात और खुराक का मजमुआ है। अगर मैं जिस्मानी और जहनी तौर पे बात कर रहा हूँ तो इंसान ख्यालात का और खुराक का मजमुआ है। 70 से 90 हज़ार ख्यालात, 2 से 3 ख्याल पर सेकंड इंसान को आते हैं, जो कि सारा प्रोसेसिंग का काम है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करता है जाके। तो जो भी उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि जी मेरा जो सारा कुछ चल रहा है वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड से चल रहा है। मेरे जितने सर्वाइवल के सिस्टम्स हैं, मैं जो मुझे ज़िंदा रखा हुआ है वो मेरा अनकॉन्शियस माइंड है। मेरा कोई भी काम कॉन्शियस माइंड के ऑटोमेटिक सिस्टम पे नहीं चल सकता। मैं अब छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरी ज़िंदगी क्या है, सांस का आना और जाना। अगर मेरा दूसरा सांस वापस नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। ये मेरा जो सांस कंटिन्यूसली चल रहा है जब से पैदाइश से लेके और आज तक, ये सांस भी मेरा कौन चला रहा है, मेरा अनकॉन्शियस माइंड चला रहा है। अगर मैं कॉन्शियसली आपको कहूँ कि 15 मिनट तक अपने सांस को गिनना शुरू करें, आप नहीं गिन सकते। ये मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरा दौरान खून कौन चला रहा है, मेरा सांस का निज़ाम कौन चला रहा है, मेरा इम्यून सिस्टम कौन चला रहा है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कौन चला रहा है, तमाम मेरा नर्वस सिस्टम कौन चला रहा है, ये सारे ऑटोमेटेड सिस्टम मेरा अनकॉन्शियस माइंड चलाता है। तो इसका मतलब ये कि आप ये रोल सोचें कि सारा डेटा मेरे अनकॉन्शियस माइंड में है, सारा सिस्टम मेरा अनकॉन्शियस माइंड चला रहा है, और अनकॉन्शियस माइंड की अपनी लॉजिक नहीं होती, अपनी रैशनलाइजेशन नहीं होती, क्रिटिकल फैकल्टी एनालिसिस नहीं होती। एज इज जो वो समझता है सही है वो सही है, जो उसको आ जाता है वो सही है। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं थेरेपीज की तरफ कि अगर एक इंसान की जब जहनी तौर के ऊपर दबाव का शिकार होता है, और अब डेफिनेशन हमें ये बताती है कि 80 to 85% ऑफ द विजिट टू अ फिजिशियन, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी जिस्मानी बीमारी को लेके, 80 से 85% जो उसका रूट कॉज है वो जहनी दबाव है। और आपका जिस्म उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है पेन की सूरत में, फीवर की सूरत में, एलर्जी की सूरत में, आप एसिडिटी की सूरत में एक्सप्रेस कर रहा होता है आपके वो अनसॉल्व्ड मेमोरीज और नेगेटिव इमोशंस जो आपकी पैदाइश में आपके माँ के पेट से लेके आज तक रजिस्टर हुए हैं। वो नेगेटिव इमोशंस, वो अनसॉल्व्ड जो आपकी मेमोरीज, वो अनसॉल्व्ड इश्यूज, वो ट्रॉमास, वो फियर्स, वो फोबियाज, वो बिलीव्स जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने में आपको रोक रहे हैं, और वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो फिजिकली एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, वो सब आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं। दैट इज़ बेसिकली द रूट कॉज। 80 to 85% दैट इज़ बेसिकली द रूट कॉज। तो अब जब आपको ये बात समझ में आ गई है कि मुझे अगर जहनी इलाज की तरफ जाना है, मुझे जहनी दबाव के इलाज की तरफ जाना है, मुझे फियर्स, फोबियाज, ट्रॉमाज और इसके जो है वो इलाज की तरफ जाना है, मुझे डिसऑर्डर्स की तरफ जो है वो जाना है, तो मुझे रूट कॉज मालूम करना होगा कि बेसिकली अगर मैं, एक तो ये है कि जो सरफेस की चीज़ें, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके ऊपर आप सरफेस से लेट गो सिखा देते हैं, लेकिन अगर वो सरफेस लेट गो एक्सरसाइजेज से नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये है कि रूट कॉज की तरफ जाना होगा। अब रूट कॉज का जो इनिशियल काम होता है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू जो है वो हम रूट कॉज मालूम करते हैं कि ये माइल्ड है, सीवियर है, मॉडरेट है, कहाँ पर है। बाज़ दफ़ा हमें वो रूट कॉज मालूम होता है, मेरे साथ एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था, इसकी वजह से मेरा ये सर्टेन बिहेवियर है, और बाज़ दफ़ा वो इतना सप्रेस्ड अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि मेमोरीज वहाँ तक जाती हैं जब आप माँ के पेट में 4 महीने के थे, तो वहाँ से भी वो रीज़न हो सकता है, वो ट्रिगर हो सकता है जो कि आपको कॉन्शियसली मालूम ना हो, लेकिन वो रूट कॉज जो है वो हो सकता है। तो हमें रूट कॉज मालूम करने के लिए एक ऐसी थेरेपी की ज़रूरत होती है कि जो कि अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस ज़्यादा फास्टर कर सके। साइकोथेरेपी में हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज में हम क्या करते हैं कि ये कॉग्निशन बेस्ड होती है। इसका मतलब ये है कि हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट से ये मालूम कर लिया कि इसका एक रूट कॉज है,
और उस रूट कॉज की वजह से ये सर्टेन बिहेवियर जो है वो हेल्दी हेल्पफुल नहीं है और बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब क्या करना होगा, हमें रूट कॉज मालूम करने के लिए हम कॉन्शियस माइंड से जाते हैं अनकॉन्शियस माइंड तक, यानी हम कॉग्निशन से, रैशनलाइजेशन से, साइकोएनालिसिस के प्रोसेस से हम जाते हैं हम अनकॉन्शियस माइंड तक, ताकि हम उस रूट कॉज पे चले जाएं, उस इवेंट पे चले जाएं, उस इमेज पे चले जाएं, उस वर्ड पे चले जाएं, सेंटेंस पे चले जाएं, फेस पे चले जाएं, कि जो कि रीज़न बना है इस ट्रिगर का, जो रीज़न बना है इस बिहेवियर का, इस नेगेटिव इमोशन का। सो थेरेपी के बेसिकली मेंटल हेल्थ थेरेपी क्या होती है, नेगेटिव इमोशंस की एसोसिएशंस को इवेंट से अलग करना, नेगेटिव इमोशंस की एसोसिएशन को इवेंट से अलग करना। क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड को असल और नकल का फ़र्क नहीं पता होता, वो जैसे ही वो रिलीव करता है वो एग्जैक्टली उसके अंदर एसोसिएट होता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। आपके फ़ोन के अंदर अगर 5000 कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कॉन्टैक्ट आपने आज सेव किया है या आपने जब फ़ोन ख़रीदा था 5 साल पहले आपने जब सेव किया था। जब आप इसको एक्सेस करेंगे वो इसी वक्त पॉपअप हो जाएगा और वो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ बेसिकली अवर अनकॉन्शियस माइंड वर्क। इसको समझने के लिए और भी मैं थेरेपी को जो है वो फिर मैं आपको हिप्नोथेरेपी के बारे में थोड़ी बात जो है बात ही बताऊंगा, देन प्रोबब्ली आई विल गो फॉर द क्वेश्चंस एज वेल। मुझे जनरलाइज जब हम हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं तो चलिए पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस जो है वो बता देता हूँ हिप्नोथेरेपी की, कि आसान कोशिश ही करता हूँ कि आसान तरीन ज़बान में अवाम उन्नास के लिए जो है वो हिप्नोथेरेपी की और हिप्नोसिस की को एक्सप्लेन जो है वो कर सकूँ। ऐसी कोई सी भी कैफियत, इंसान की ऐसी कोई भी कैफियत जिसके अंदर बग़ैर किसी रैशनलाइजेशन के, बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी क्रिटिकल एनालिसिस के इंसान उस बात को तस्लीम कर ले और उससे मुतासर हो जाए, उस कैफियत को हम ये कहते हैं कि ये सजेस्टिबल कैफियत है, ये हिप्नोटिक स्टेट के अंदर है। यानी मैं फिर दोबारा आसान करने की कोशिश करता हूँ, एक ऐसी कोई भी कैफियत जब कोई भी शख्स इतना सजेस्टिबल हो कि उसकी वो कोई भी बात जो वो सुन रहा है या कोई भी चीज़ वो देख रहा है, वह कोई भी चीज़ वो महसूस कर रहा है, पांचों हवास की बुनियाद पर आने वाली कोई भी मालूमात जो कोई इंसान बग़ैर किसी मंतिक के, बग़ैर किसी क्रिटिकल फैकल्टी के, बग़ैर किसी तनकीद के एज इज़ उसको कबूल करने के लिए तैयार हो जाए और एक्सेप्ट कर ले, उस कैफियत को हम हिप्नोटिक स्टेट या सजेस्टेबल स्टेट कहते हैं। कब कब हमारे ऊपर ये आती है, हम टीवी देख रहे हैं, हमें मालूम है कि ये ड्रामा है, हम महव हुए हुए हैं, अगर कॉमेडी आ रही है तो हंस रहे हैं, इमोशन आ रही है तो रो रहे हैं, हॉरर आ रही है तो घबरा रहे हैं, जबकि हमें मालूम है कि ये मूवी है, जबकि हमें मालूम है कि ये ड्रामा है, लेकिन उसके बावजूद हम इतने महव हैं। इसी तरह अगर हम किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब के अंदर पढ़ते पढ़ते हम उसकी कहानी के अंदर खो के और हम उस मकाम के ऊपर घूमना फिरना शुरू हो रहे हैं, जबकि हमें मालूम है कि हम सिर्फ ये किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उस दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं। एक इंसान बैठ के तकरीर कर रहा है और हज़ारों लाखों आदमी बैठा हुआ उसकी सुन रहा है और वो जो कह रहा है वो एज इज़ उसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, और उसके बाद वो एक नारा लगाता है, सारे नारे के जवाब देते हैं, वो एक ऐलान करता है, सारे तोड़ फोड़ के लिए निकल जाते हैं, एक वो ऐलान करता है, सारे उसको फॉलो करने के लिए चले जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि ये जो बात कह रहा है ये इसके अंदर कोई वज़न है, इसकी कोई मंतक है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन वो बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है, बगैर किसी क्रिटिकल फैकल्टी के हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा ये कितनी बार हमारे साथ जागने की कैफियत के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, होता है कि हम फुली जो है वो अटेंटिव बैठे हुए हैं, किसी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं तो हमें 3 घंटे का पता ही नहीं लगता, 2 घंटे हम किसी के साथ बैठे हैं हमें पता ही जो है वो नहीं लगता, कब गुफ्तगू हुई, जब मैंने आपको कहा ना कि बयान में सहर होता है, कब गुफ्तगू हुई और हम एज इज़ अपने बिलीफ जो है वो चेंज करके चले जाते हैं। इस स्टेट को हम हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं।
टेक्निकली जिस वक्त ये कैफियत होती है जब इंसान एक ऐसे इर्तिकाज़ तवज्जो के अंदर, चाहे वो बैरूनी हो चाहे वो अंदरूनी हो, ऐसे फोकस ऑफ अटेंशन के अंदर अपने कॉन्शियस माइंड को ऐसी किसी जगह के ऊपर फोकस किया हुआ होता है जहाँ पे वो फैकल्टी जो है वो काम करना छोड़ देती है और तमाम जो मालूमात है वो एज इज़ आ रही होती है। उस स्टेट के अंदर हम कहते हैं कि ये अब हम उसके अनकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड को हम ये स्टोर कर रहे हैं। हिप्नोस का मतलब जो है वो नींद होता है, लेकिन हिप्नोसिस का नींद से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी वो कैफियत जिसके अंदर मैंने कहा कि गनूदगी भी हो सकती है, जिसको डे ड्रीमिंग स्टेट कहते हैं। वो कौन सी स्टेट होती है? जब हम सोने के लिए जा रहे होते हैं, अबाउट टू स्लीप होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं और हमें मालूम होता है कि ये अलार्म जो है वो बज जाएगा, लेकिन हम उस अलार्म को जो है वो पहले से ही, बजने से पहले ही जान जाते हैं। तो वो जो गनूदगी की स्टेट होती है, उस स्टेट को भी हम हिप्नोटिक स्टेट जो है वो कहते हैं या ट्रांस स्टेट कहते हैं। हिप्नोटिक स्टेट के अंदर जिस वक्त अगर हम इस वक्त अगर मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ और मैं मॉनिटर करता हूँ अगर आपकी ब्रेन की धड़कन को, जो कि EEG से मॉनिटर की जाती है, तो ये 14 एंड अबव जो है वो आ रही होगी, और जिसको हम जो स्टेट कहते हैं कि ये बेटा स्टेट है या बीटा स्टेट है। जब ये ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे आनी शुरू होती है तो हम उसको जो है वो कहते हैं कि अब ये अल्फा स्टेट के अंदर आ रही है, जिसको 7 and 14 साइकिल पर सेकंड के ऊपर हम जाते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो ब्रेन पल्सेशन साइकिल पर सेकंड है वो 4 से नीचे होती है, और 4 और 7 के बीच के अंदर जब हमारी ब्रेन की पल्सेशन होती है उसको हम ये कहते हैं कि ये हिप्नोटिक स्टेट है, ये सजेस्टेबल स्टेट है। इसका मतलब ये है कि माइंड इंटायरली रिलैक्स्ड है, बॉडी इंटायरली रिलैक्स्ड है, माइंड सिर्फ इतना ही प्रोसेस कर रहा है जितना हम उसको बता रहे हैं, वो रोक नहीं रहा, वो रद्द नहीं कर रहा। यानी अगर उसको कोई कमांड दी जा रही है, उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, कोई सजेशन दी जा रही है, तो वो रिजेक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त हम बिल्कुल अबाउट टू स्लीप होते हैं और उस वक्त हम इंटायरली जो है वो डीपली रिलैक्स बॉडी और डीपली रिलैक्स माइंड में होते हैं और हमें कोई आवाज़ दे रहा होता है, हमें आवाज़ आ रही होती है लेकिन हम जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम जवाब देना नहीं चाह रहे होते, लेकिन आवाज़ हमें ज़रूर आ रही होती है। इसी से जो है वो मैं आपके कुछ हिप्नोसिस के मिसकंसेप्शंस को जो है वो जोड़ देता हूँ। हिप्नोसिस स्लीप नहीं है। हिप्नोसिस के अंदर जो लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद उस वक्त इंसान अपने हवास में नहीं होता, इंसान जो है वो उसको पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और कोई भी उसके जहन को काबू करके उससे जो दिल चाहे वो करवा सकता है और अपनी कोई बात उसके अंदर जो है वो डाल सकता है और उसको जो है वो चेंज कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर। ये मिसकंसेप्शंस हैं हिप्नोसिस के, उसकी मर्जी के बगैर। यानी बहुत सारी वो चीज़ें कराता है, यानी वो बिलीव्स जो उसके बचपन से लेके इस्टेब्लिश हो गए थे उनको वो चेंज करा सकता है। एक हिप्नोथेरेपिस्ट उसको जो है वो चेंज करा सकता है, लेकिन अगर वो क्लाइंट नहीं चाहता तो वो नहीं करा सकता। तो ये फ़र्क सिर्फ ये है कि आप किसी को भी काबू करके, किसी को जहन में काबू करके और उससे जो दिल चाहे वो करा लेते हैं, ये एक ऐसा मिसकंसेप्शन है। और ये बेसिकली मिसकंसेप्शन इस्टेब्लिश क्यों होता है? ड्रामों की वजह से इस्टेब्लिश होता है, फिल्मों की वजह से इस्टेब्लिश होता है, स्टेज शोज़ जब हिप्नोसिस के देखते हैं तो इस तरह जो है वो शो होता है और उसमें इस तरह की चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं। हिप्नोसिस को अगर हम रिलेट करें थोड़ी सी हिस्ट्री से, पर्टिकुलरली जो हम क्लिनिकल हिप्नोसिस की बात कर रहे हैं, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, और वो ये है कि इसको इसकी कड़ियाँ जो है, वैसे तो हिप्नोसिस हज़ारों साल से जो है वो हो रहा है, और शायद ही कोई ऐसी कौम होगी, मिस्र की हो या चीन की हो, कि जहाँ से हिप्नोसिस के रूट्स आपको जो है वो ना मिले। लेकिन जो क्लिनिकल हिप्नोसिस है इसको रिलेट करते हैं हम मिल्टन एरिक्सन से। मिल्टन एरिक्सन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट साइकेट्रिस्ट और ऑफ हिज टाइम, और वो हेड भी था साइकेट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ हिज हॉस्पिटल का। मिल्टन एरिक्सन ने ये नोट किया कि जहनी दबाव या जहनी परेशानी के जो लोग आते हैं, जिनका केमिकल इम्बैलेंस हुआ होता है, उनको जो पहला स्टेबिलिटी के लिए दिया जाता है वो मेडिसिन होती है। मेडिसिन जब देते हैं तो वो केमिकल बैलेंस जो है वो उनका हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज ट्रॉमास? क्योंकि ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि जिसकी कोई गोली नहीं है। अगर मेरी बीवी जो है वो नाराज़ होकर घर से चली गई, उसको लाने की वापस की कोई गोली नहीं है। बच्चे कोई नाफरमान हो गया, उसकी कोई गोली नहीं है। नौकरी जो है वो कल छूट गई है, उसकी कोई गोली नहीं है। राइट? मुझे तरक्की जो है वो नहीं दी जा रही है और मुझे मेरी लेग पुलिंग हो रही है, उसको निकालने की कोई गोली नहीं है।
ट्रॉमास जो है वो चले गए हैं, उस ट्रॉमा जो में रिलीव होता है वो ट्रॉमा की गोली कोई नहीं है। तो अब ये मतलब हुआ कि उसको ये लिमिटेशन समझ में आई कि हाँ, सबसे पहला इंटरवेंशन यही होता है कि अगर कोई बंदा अपनी स्टेट में नहीं है और अपने लिए और दूसरे के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है, तो उसको मेडिसिन जो है वो दी जाती है ताकि वो स्टेबल हो जाए। लेकिन नाउ द सेकंड थिंग इज़ व्हाट, थेरेपी। जब हम थेरेपी की तरफ जाएंगे तो अब ये समझ में आ गया कि जी ठीक है जी, क्लाइंट आया, हमें रूट कॉज पता लग गया, उसको वो स्टेबल नहीं था, हमने मेडिकल इंटरवेंशन यूज़ की, चाहे वो साइकेट्रिक हो चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हो। अब क्या होगा, अब उसकी थेरेपी होनी है। अब वो थेरेपी के लिए वो सजेशन थेरेपी होगी, ऑब्वियसली वो टॉक थेरेपी होगी। वो सजेशन थेरेपीज के लिए वी हैव साइकोथेरेपी एंड वी हैव सीबीटी, आरईबीटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम रूट कॉज की तरफ जाते हैं और वाया कॉन्शियस माइंड जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जो साइकोथेरेपी के सेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं और 30-40 सेशन तक जो है वो बात जाती है, और पहले इससे भी ज़्यादा जो है वो आगे जाती थी। तो मिल्टन एरिक्सन आफ्टर बिकमिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट साइकेट्रिस्ट बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट साइकोथेरेपिस्ट। और उसने क्या किया कि साइकोथेरेपी में काम शुरू किया, और साइकोथेरेपी में काम करने के बाद उसने ये नोट किया कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ positive results coming and there is a lot of bilateral termination happening because it's a combination of psychiatry and psychotherapy। लेकिन होता क्या है कि 30 सेशन के लिए, 40 सेशन के लिए वापस लाना, और बाज़ दफ़ा क्लाइंट की कोऑपरेशन जो है वो नहीं मिलती है, रेजिस्टेंस जो है वो आ जाती है। वो उसने कहा कि अभी भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जो है वो इन्हेंसमेंट होनी चाहिए जहाँ पे मेरे पास कुछ एडिशनल ऐसे टूल्स हों जहाँ पे मैं अनकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर सकूं। और उसको एक्सेस करने के लिए ही बिकम अ हिप्नोथेरेपिस्ट। सो ही स्टार्ट स्टडीइंग हिप्नोथेरेपी। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के अंदर जो एरिक्सोनियन अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, कोवर्ट हिप्नोसिस, कम्युनिकेशन हिप्नोसिस, इनडायरेक्ट हिप्नोसिस, ये सारे एक ही नाम है। इसका मतलब ये है कि मैंने इनडायरेक्टली एक पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना है थ्रू कम्युनिकेशन without the person knowing where I am taking that person to. That is called indirect hypnosis and that is quiet communication, जो कि हमारे साथ बहुत कुछ होता है। अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि आप याद कीजिए अपने स्कूल का बेहतरीन वाक़या ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे आपने कैंटीन के अंदर सबसे ज़्यादा इंजॉय किया हो। कैंटीन का कौन सा आइटम आपके स्कूल का है जो आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया? और इमीडिएटली मेजॉरिटी ऑफ यू जो मुझे सुन रहे हैं वो इस कैंटीन में पहुंच जाएंगे। ना सिर्फ वो कैंटीन में पहुंच जाएंगे, उनका स्कूल भी उनके सामने आ जाएगा, कैंटीन का नक्शा भी सामने आ जाएगा, कैंटीन बॉय या गर्ल वो भी सामने आ जाएगा, वो आइटम्स भी सामने आ जाएंगे, वो दोस्त भी सामने आ जाएंगे कि जो कि उस रिसेस के टाइम के ऊपर आपके साथ होंगे। और वो चटखारे वाली चीज़ें जब आप सोच रहे होंगे, मैं ज़्यादा इन्हांस इसलिए नहीं करना चाहता कि अभी जो है वो रोज़ा भी है और उसका जायका भी आपके ज़ुबान के ऊपर आ जाएगा। या मैं अगर आपसे ये कहूँ कि याद करें बचपन की से लेके आज तक, जहाँ पर भी आपका लाशऊर ले जाता है आपको, एक ऐसा बेहतरीन खुशगवार वाक़या जब आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। ये घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, शहर के बाहर भी हो सकता है। और देखिए क्या देख रहे हैं, सुने क्या सुन रहे हैं, महसूस करेंगे क्या महसूस कर रहे हैं। अगर ये बाहर है तो आसमान कैसा है, बादल कैसे हैं, हवाएं कैसी हैं, कैसा महसूस होता है जब ये हवा छूती है साहिल समंदर पे आपके चेहरे पर और हिलाती है आपके बाल, और कैसा महसूस होता है जब ठंडी रेत के ऊपर रखते हैं आप अपना कदम और महसूस करते हैं पानी की उस लहर को आते हुए, और कैसे वो एहसास दिलाता है आपके पूरे जिस्म को जब आप कुदरत से इतना करीब होते हैं। और अगर सुन रहे होते हैं गुनगुनाती हुई उन हवाओं को और महसूस कर सकते हैं उन लम्स को, एहसास को, वो लोग जो आपके पास होते हैं, कितनी जल्दी हम इस कम्युनिकेशन के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो वाक़या 10 साल, 20 साल, 25-30 साल पहले हुआ होता है। तो जिस वक्त इंसान उस सजेस्टिबल स्टेट के अंदर, उस वाक़े के अंदर पहुँच चुका हो, उस वाक़े में जाने के बाद वो रिलीव कर रहा हो, वहाँ पर फिर वो पॉजिटिव इमोशंस हो सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, वो पॉजिटिव वाक़यात हो सकते हैं,
वहाँ पे हम ये मालूम कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और वहाँ से कौन से रिसोर्सेज लेके उस स्टेट के अंदर बंदे को लाया जा सकता है, और हम उस रूट कॉज को मालूम कर सकते हैं। ये है इनडायरेक्ट हिप्नोसिस। डायरेक्ट हिप्नोसिस क्या होता है कि हमें इर्तिकाज़ तवज्जो चाहिए, फोकस ऑफ अटेंशन चाहिए, टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि जनाब हम कंसंट्रेशन को करने के लिए हम जो जनरली आपने देखा होगा कि एक हिप्नोटिस्ट पेंडुलम जो है वो आपकी आंखों के आगे लेके आएगा, ये कहेगा लुक इनटू माय आईज, फोकस ऑन माय नोज, फोकस ऑन समथिंग। शमा बीनी की ज़्यादातर आपने हिप्नोसिस की किताबों में पढ़ा होगा, जो कि इंतहाई नुकसानदेह फोकस ऑफ अटेंशन बढ़ाने के लिए। तो उसमें ये होता है कि जी आप अगर फोकस करते रहेंगे कंटिन्यूसली किसी उस पर, तो आप थोड़ी देर के अंदर उस फोकस के ऊपर ये अनकॉन्शियस माइंड की रजिस्ट्रेशन जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर आपको अनकॉन्शियस किसी गोडाउन से, किसी कमरे से अंदर चीज़ें बहुत सारी रखी हैं और आपको वहाँ से लेके कोई चीज़ आनी है, और वहाँ पे कोई बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है और उसने कहा कि जी इस रिकॉर्ड रूम में किसी को जाने नहीं देना। तो अब वो रिकॉर्ड आपको चाहिए भी, वो रिकॉर्ड भी अंदर रखा हुआ है, लेकिन बाहर जो है वो एक गार्ड बैठा हुआ है और उस गार्ड को जो है वो आपने उसमें जाने नहीं देना है। तो दो चीज़ हो सकती है, गार्ड को जाके आप कोई ऐसे गेम दे दें कि यार वो कहे कि यार ये देखो यार ये क्या ज़बरदस्त गेम है, यार देखो क्या ज़बरदस्त है, और उसके बाद वो उस गेम में लगा और आप स्लिप होकर अंदर चले जाएँ। या फिर आपने कोई चीज़ फेंक होने का, यार पता नहीं वहाँ क्या गिरा है, ज़रा जाके लेके आइएगा, वो बंदा उधर गया और आप रिकॉर्ड रूम में चले गए। यानी कॉन्शियस माइंड को या तो फोकस करके या डाइवर्ट करके आप अनकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और वहाँ से वो रूट कॉज मालूम करने की कोशिश करते हैं। वो डेटा एक एफिशिएंट सर्टिफाइड क्वालिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट जो है वो एज रिग्रेशन का मास्टर होता है। अगेन हम जब हिप्नोटिस्ट की बात करते हैं तो हिप्नोटिस्ट जो है वो एक लाइक अ हिप्नो काउंसलर जो एवरीडे लाइटर इश्यूज होते हैं, जिसके अंदर कल मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे अपने फूड को मैनेज करना है, मुझे लाइटर क्रेविंग्स को जो है वो मैनेज करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हम कहते हैं कि जी एवरीडे ऑर्डिनरी इश्यूज होते हैं। उन एवरीडे इश्यूज को टेक्निक्स के थ्रू, हिप्नोटिक टेक्निक्स के थ्रू जो सॉर्ट आउट करते हैं वो हिप्नोटिस्ट होता है। और मोस्टली ये एफर्मेशंस के थ्रू काम करता है हिप्नोटिस्ट, क्योंकि हमने क्या किया कि हम अपने आप को सजेशंस देते हैं, और जब हम अपने आप को सजेशंस देते हैं तो वो पॉजिटिव भी होती है और वो नेगेटिव भी होती है। हम अपने आप को बूस्ट भी कर सकते हैं, हम अपने आप को डैमेज भी कर सकते हैं। तो वो जो रेपिटेशन ऑफ एफर्मेशंस होती है, दैट बिकम्स बेसिकली आवर प्रोग्राम्स, दैट बिकम्स आवर बिलीफ सिस्टम, एंड दैट बेसिकली बिकम्स आवर द हैबिट्स। और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट जो है वो कौन होता है, या हिप्नोथेरेपिस्ट कौन होता है, इसके अंदर थेरेपिस्ट लिखा हुआ है। यानी थेरेपिस्ट क्या करता है, थेरेपिस्ट के पास ये टूल्स होते हैं कि वो डायग्नोस करता है। हिप्नोटिस्ट डायग्नोस नहीं करता है। हिप्नोटिस्ट डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी मिले, जो कि मेडिकल इंटरवेंशन की अगर ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको दी है, तो वो हिप्नोटिस्ट को स्टेबिलिटी चाहिए। दूसरा, उसको डायग्नोसिस भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने डायग्नोसिस दिया है, मेडिकल डॉक्टर ने जो कि साइकेट्रिस्ट है या न्यूरोलॉजिस्ट है उसने स्टेबिलिटी दी है, और ये बताया कि जी इसका एक रूट कॉज है, इसका ये ट्रॉमा है। हिप्नोथेरेपिस्ट लाइक दिस वो डेटा एनालिस्ट होता है, वो जो हार्ड डिस्क स्पेशलिस्ट होता है, वो डेटा रिट्रीवर होता है, वो वहाँ पे जाता है, उस इवेंट के अंदर जाता है, उस डेटा को वो एक्सट्रैक्ट करता है और फिर वो डेटा को कट पेस्ट कर सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, रीचेंज कर सकता है, डेटा सेट करके वापस आ जाता है। वायरस रिमूवल का काम वो करता है, वो वायरसेस जो है वो निकाल देगा, उसके बदले वो जो प्रॉपर उसको दूसरा डेटा चाहिए वो स्टोर करके आ जाएगा, रीप्रोग्राम करके आ जाएगा, रीट्रेस करके आ जाएगा, बंदा वापस जो है वो अपनी वेकिंग स्टेट के अंदर आता है और वो टूवर्ड्स जो है वो आगे बढ़ता है। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट क्रेविंग से लेके डिसऑर्डर्स तक काम कर सकता है, वेट लॉस और वेट इंक्रीज दोनों सूरतों के ऊपर जो बिहेवियर्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए काम कर सकता है। यानी वो पर्सन जिसको कॉन्शियसली ये मालूम ना हो कि जो मेरी ये कैफियत है इसकी रूट कॉज क्या है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ये टूल्स होते हैं कि वो उसको जाके
एक्सेस करता है और वो ले आता है। तो ये मैंने आपको जनरलाइज जो है ये बताया। मेरा तारुफ मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। अदरवाइज मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान मेरा नाम है, मैं मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हूँ and I trained myself in unconscious technologies which is hypnotherapy and NLP. I develop lot of techniques जो कि दुनिया भर में इस वक्त पढ़ाई जाती हैं। दुनिया में सबसे बड़ा इदारा जो हिप्नोथेरेपिस्ट को और हिप्नोटिस्ट को मॉडरेट करता है वो नेशनल गिल्ड ऑफ हिप्नोटिस्ट है यूएसए का, विच इज़ दी ओल्डेस्ट एंड दी लार्जेस्ट, वर्किंग सिंस 1950। और वो जो है उसका मैं मेंबर हूँ and I'm a certified master instructor of National Guild of Hypnotists, and there are 3 master trainers certified by National Guild of Hypnotists in Asia, and I am one of them. तो अच्छा जनाब, अब मेरे ख्याल में क्योंकि मेरे ख्याल 4 बजे मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है और 3:37 हो चुके, तो मैं सबसे पहले तो जो लोग हैं, डॉक्टर आतिफ सईद द न्यूरोलॉजिस्ट, अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक एंड पार्ट ऑफ ICP as well. Sir, thank you so much to be here as well. और बहुत सारे अगर मैं नाम पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली बहुत आगे जो है वो बात जो है हो जाएगी। डॉक्टर हिना इमरान, थैंक यू वेरी मच टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। नॉट ओनली द एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑल्सो सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ नेशनल गिल्ड ऑफ हिप्नोटिस्ट एंड अ मेडिकल बोर्ड member of Transformation International Society. Same Professor Dr. Usma Ali, NGH certified hypnotherapy trainer and the member of Transformation International Society. अच्छा जी, पहले मैं सिर्फ जो काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम हैं जिनके नाम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनको मैं जो है वो खराज तहसीन पेश कर दूँ। और डॉक्टर उस्मा अली ने लिखा है, वेलकम डॉक्टर हिना, डॉक्टर सोबिया, डॉक्टर मिनीबा, मिस अमीमा एंड सदाफ, खदीजा मैडम, ज़्यादा नामों को पता है। थैंक यू वेरी मच टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ट्रांसफॉर्मेशन की टीम के जो लोग मुझे ज़हरा एंड ऑल दोज नज़र आ रहे हैं, थैंक यू सो मच बेटा टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एज वेल। और डॉक्टर सरवत, आई एम वेरी ग्लैड टू सी प्रोफेसर डॉक्टर सरवत असलम here at again she is a part of Institute of Clinical Psychology, and she is the, I believe, the clinical in charge of Institute of Clinical Psychology, also a certified trainer of hypnotherapy from National Guild of Hypnotists US. Okay, उसके बाद जो है ओके जी, एक तो डॉक्टर जहांजेब इज हियर। अगर इफ इट इज़ क्योंकि मेरे पास अभी मुझे ये नहीं मालूम है, मैंने जैसा आपको कहा ना इस सेटअप के ऊपर मैं पहली दफ़ा ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मेरे पास टीम होती है वो लिख के मुझे दे रही होती है। बट डॉक्टर जहांजेब, अगर दिस इफ दिस इज़ अ डॉक्टर जहांजेब ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, सर थैंक यू वेरी मच, वन ऑफ आवर मेंटोर्स एंड अगेन आवर बोर्ड मेंबर एज वेल। अच्छा जनाब, अगर एंगर की, अच्छा जी, अब मैं अगर अच्छा मुझे उसूलन तो डॉक्टर साहबा ने मुझे कहा था कि अगर आप सवाल के जवाब दें तो ऊपर से नीचे जो है वो दीजिएगा। ओके जनाब, ये जो है मैं सवाल पूछ देखता हूँ। वैल्यूबल इंसाइट अबाउट करंट कोरोना वायरस सिनेरियो, गवर्नमेंट हैज़ नो स्ट्रेटेजिक प्लान्स। भैया ये गवर्नमेंट वालों से पूछिए कि उनकी स्ट्रेटेजिक प्लान क्यों नहीं है। फिर जो है वो गवर्नमेंट प्लान इंफॉर्मेशन सवाल जो है, अच्छा लुकमान लिखा, प्लीज़ अनाउंस हिप्नोसिस एंड सिल्वा कोर्सेज। जनाब कोरोना ने थोड़ा बहुत हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो चेंज कर दिया, अदरवाइज इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल ने प्लान किया था कि इस जून में हम जो है ये हिप्नोथेरेपी का प्रोग्राम कराने जा रहे हैं विद एडिशन ऑफ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी एडवांस टेक्निक्स एज वेल। लेकिन कोरोना जो है वो उसने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर दी हैं। और आई बिलीव डॉक्टर उस्मा अली कैन प्रॉब्ली राइट कि जब इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि आपको पता है ये गवर्नमेंट का इदारा है, जब इनको गवर्नमेंट के इदारे से ये मिल जाएगी परमिशन तो हम वापस जो है इस प्रोग्राम को कराएंगे। इस साल जो है ये प्रोग्राम हमारा जो है वो स्केड्यूल्ड था ऑलरेडी। अच्छा जी, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सिल्वा में हीलिंग रूम होता है बेटा। ये सिल्वा प्रोग्राम की जिस दिन प्रोग्राम करूँगा उस दिन मैं आपको बताऊँगा कि उसके अंदर ये हीलिंग रूम जो है वो क्या होता है।
ओके, उसके बाद कुछ इनबॉक्स के ऊपर डायरेक्ट जो है वो सवाल जा रहे हैं। उसके बाद इसके लिए किसी का इमेजिनेशन का स्ट्रॉन्ग, आई थिंक कहाँ चला गया भाई, आई थिंक डॉक्टर सरवत ने कुछ सवाल यहाँ पे लिखा था, लेकिन शायद फिर या तो बहुत तेज़ी से आने शुरू हो गए। मेरा आई थिंक इफ़ आई प्रॉब्ली अंडरस्टूड द क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्टेड डॉक्टर सरवत, कि क्या इमेजिनेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, फोकस का होना ज़रूरी है। यानी जब बहुत से एक ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो उसको हिप्नोटाइज करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, जबकि ये वाइस वर्सा है, उसको आसान करना, उसको हिप्नोटाइज करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो फोकस कर सकता है। जो भी शख्स फोकस कर सकता है, रिकॉल कर सकता है, वो बड़ी आसानी से हिप्नोटाइज हो सकता है। इसका ताल्लुक जो है वो जीनियस होने से बिल्कुल नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है कि वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, हारून खान ने लिखा है कि आई एम योर फेसबुक फ्रेंड एंड वांट टू कनेक्ट यू डायरेक्ट प्लीज़। बेटा इनको हारून खान को जो है वो हमारा क्लिनिक्स का और ये सारी डिटेल्स जब जो है यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए। डॉक्टर इमरान, ऊपर से इसलिए कहा था कि कोई मिस ना हो जाए। वैसे डॉक्टर साहब इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे चल रहे हैं, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा। और आपको पता है मैंने होता क्या है कि जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, अपनी खाम ख्याली की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये काम हमसे जो है वो या जिसको आप कहते हैं कि जब बहुत सारे असिस्टेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि जो कि क्वेश्चन जो है वो लिख के दे रहे हो, तो इसलिए वो रह जाते हैं। अच्छा जी, किसी ने यहाँ भी पूछा है कि क्या हम हिप्नोसिस का ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। देखिए, सरफेस लेवल की पर्सनल डेवलपमेंट का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के वो कोर्स जिनका ऑलरेडी थेरेपी बैकग्राउंड है, जिनका ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है, वो कब समझते हैं कि हमें कोई टूल इन्हेंस करना है, उनको वो समझ में आ जाएगा। लेकिन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी अगर ऑनलाइन कोई कहता है जिसका कोई थेरेपी का बैकग्राउंड नहीं, तो पहले तो वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं हो सकता। देखिए, जब आप किसी के माजी में जाते हैं और वाक़यों का को रिलीव करते हैं, तो ट्रिगर्स भी होते हैं, एब रिएक्शंस भी हो सकते हैं। और वो ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मैं ऑनलाइन डिस्टेंस के ऊपर बैठ के अगर किसी का कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रिलीव हुआ है, ट्रिगर कर गया है, एब रिएक्ट हो गया है, तो मैं कैसे उसको कंट्रोल करूँगा। क्या आपके अंदर इतनी सलाहियतें हैं कि आपको पता है कि जी मैं कैसे जो है वो मैनेज कर सकता हूँ। इसलिए जो सरफेस लेवल के पर्सनल प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर होते हैं, वो तो आप जो है वो कर सकते हो। अदरवाइज जो है वो 1-to-1 प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। एंगर के लिए भी हिप्नोथेरेपी जी बिल्कुल है। इमोशंस, मैंने आपको क्या कहा, नेगेटिव इमोशंस की एसोसिएशन इज़ बेसिकली द इशू जिसके ऊपर काम करती है कोई भी थेरेपी दुनिया की। और हिप्नोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इसके लिए। पेन मैनेजमेंट वंडरफुल जो है वो काम करती है। फियर्स वंडरफुल जो है वो काम करती है हिप्नोथेरेपी, जाके आप उसको सॉर्ट आउट जो है वो कर सकें। ओके जी, अच्छा जी, अच्छा जी। और कहाँ पे है? और फर्स्ट टाइम खुद करें तो ऐसा होता है जी सर। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो है वो होती है। अच्छा जी, मेरी दूसरी चीज़ जो है वो हिप्नोथेरेपी के अंदर जो एडवांटेजेस हैं, कि अगर कोई भी जिसका थेरेपी बैकग्राउंड है ऑलरेडी, जो कि प्रॉपर डायग्नोस कर लेता है, तो उसको ये बात मालूम है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट के लिए लिमिटेशंस क्या आ रही हैं। और जब वो इसको कंबाइन करता है, राइट, जब वो इसको कंबाइन करता है अपने इस हिप्नोथेरेपी के टूल से, यानी अनकॉन्शियस माइंड के एक्सेस से, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, बर्थिंग के अंदर हिप्नोथेरेपी बड़ा कमाल करती है। हिप्नो बर्थिंग के अंदर बड़ा कमाल जो है वो करती है, क्योंकि बर्थिंग में क्या चीज़ चाहिए होती है, एक नेचुरल प्रोसेस है, बट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस या बिकॉज ऑफ लिमिटेड बिलीव्स या बिकॉज ऑफ अनरिसोर्सफुल स्टेट, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वो जो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिलीवरी है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। और वो जो पूरा जो 9 मंथ्स का टाइम है बीइंग अ मदर, एंड फिर स्पेशली एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो मेक और ब्रेक बाज़ दफ़ा जो है वो कर जाती हैं।
5 मिनट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो अगर रुकती है, तो डॉक्टर आतिफ सईद आपको ज़्यादा बताएंगे कि किस हद तक जो है वो इम्पैक्ट जो है वो न्यूरोलॉजी के ऊपर आता है और सीपी के बच्चे तक जो है वो जा सकते हैं। तो इसलिए जब ये हम रिलैक्सेशन जो है वो कराते हैं, गाइडेड इमेजरीज जो है वो कराते हैं, विजुअलाइजेशन जो है वो कराते हैं, प्रोग्रेशन जो कराते हैं, यानी वो फ्यूचर के अंदर देख सकती है अपने आप को, कम्युनिकेट करती है वो अपनी ज़ात से, कम्युनिकेट करती है वो अपनी जो है वो होने वाले बच्चे से अपने पेट के अंदर, तो वो इतनी स्मूथ जो है वो डिलीवरी होती है, जिसको आप पेनलेस डिलीवरी कहते हैं, विदाउट सिजेरियन जो है वो डिलीवरीज कहते हैं, जो कि एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी के लिए बहुत जो फ़ायदेमंद होती है। हिप्नोसिस के अंदर जो है ये क्योंकि वर्चुअल सर्जरी की है, एग्जैक्टली बेसिकली हिप्नोसिस इज़ अ वर्चुअल सर्जरी, और इसके अंदर अब हम जो है वो एनेस्थीसिया, एमनीसिया इंस्टॉल करते हैं। तो जिन लोगों को फिजिकल फियर ऑफ नीडल्स होता है, वो तो डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाते हैं, रूट कनाल नहीं करा पाते हैं, बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ नीडल। और डेंटिस्ट्री हिप्नोसिस के अंदर कमाल करते हैं कि हम इसको नम जो है वो कर सकते हैं। हिस्ट्री आप जो है वो पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर और एसडेल, और इससे पहले भी जो है वो, इससे पहले भी जो सर्जरीज आप पढ़ेंगे कि विदाउट मेडिसिन विच इज़ बेसिकली जो एनेस्थीसिया क्रिएट करता है, हिप्नोसिस एनेस्थीसिया क्रिएट करता है। अभी अगर मेरी वीडियो बेटा अगर जो यहाँ पे मौजूद है, अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, एक वीडियो मैंने लगाई थी कि रमज़ान में गर्मी से का मुकाबला कैसे करें। सम टाइम बेटा मेरी टीम अगर यहाँ पे है, वो आप जो है वो शेयर करें, यू विल बी सरप्राइज कि वो कैसे आपको उस थ्रू इंडक्शन, उस इंडक्टिव स्टेट, उस स्टेट के अंदर जाके और आप वो कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपकी जो है वो गर्मी जो है वो उसका। और अभी अगेन सुना है कि तो कल से हीट स्ट्रोक दोबारा शुरू हो गया है तो कराची के अंदर, तो वो वीडियो जो है वो आप ज़रूर जो है वो देखिए, उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए। वो एक अगेन एक हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट क्रिएट करती है, एंड यू विल बी सरप्राइज कि आपके बॉडी का फिजिकल टेम्परेचर कैसे जो है वो नीचे आ जाएगा, कैसे आपको जो है वो गर्मी का एहसास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड इट्स ऑल थ्रू द सजेशंस एंड इंडक्शंस। डॉक्टर राहिला खान ने लिखा, इज हिप्नोथेरेपी यूजफुल फॉर स्टैमरिंग? वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल केसेस जहाँ पे, अच्छा जो पैदाइश से है उसके लिए तो फॉर श्योर हिप्नोथेरेपी काम नहीं करती है। जो पैदाइश से है वो तो मुश्किल होता है उसके लिए, क्योंकि वो फिज़िकल अगर उसके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें, और बच्चे के लिए खास तौर के ऊपर तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे पे आप डायरेक्ट हिप्नोसिस नहीं कर सकते, वो खुद थ्रू मेटाफोर्स यानी डायरेक्ट हिप्नोसिस करते हैं। लेकिन इसका इलाज जो है वो ऑब्वियसली स्पीच थेरेपी होता है। और अब हमारे पास रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम, जिसको RTMS स्टिमुलेशन थेरेपी कहते हैं, वो हमारे जो है वो सेंटर के अंदर मौजूद है, और वो जो है वो स्पीच थेरेपी के अंदर काम करती है, क्योंकि वो स्टिमुलेट करती है उन पर्टिकुलर मसल्स को जो कि स्पीच के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन हमने हमारे पास वो सक्सेसफुल केसेस ज़रूर हैं राहिला साहिबा, कि ये जो स्टैमरिंग है या स्टटरिंग है, ये शुरू कब हुई? लेट सपोज आपने भी देखा होगा कि कहते हैं कि जी वो पहले तो सही था, लेकिन 7 साल के बाद फिर उसकी जो है ये शुरू हो गई है, या 10 साल की एज से शुरू हुई है, या 12 साल की एज से शुरू हुई है। क्योंकि जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि हम एज रिग्रेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, हम डेटा एनालिस्ट होते हैं। हम अगर उसको उस एक दिन पहले भी ले जाएं, यानी लेट सपोज आज उसकी एज जो है वो 14 साल की है और उसने कहा कि जी 7 साल पे स्टार्ट हुआ था, तो इसका मतलब है कि 6 साल का जब था तब सब सही था। उस वक्त तो ये जो इशू जो है वो नहीं हो रहा था, 6 साल का जिस वक्त था। तो हम क्या करते हैं कि वी टेक द पर्सन बैक टू 6 years, और वहाँ से हम उसको स्टेट को जो है वो रिलीव करते हैं और उसी को प्रोग्रेस करते हुए आज तक जो है वो ले आते हैं। और वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल केसेस एज वेल, जहाँ पे हमने इस तरह के एज रिग्रेशन के थ्रू हमने, अगर कोई उसको ये मालूम है कि इससे पहले तक वो सही था, तो वहाँ पे हम जो है वो ले आते हैं। बहुत सारी ज़ाहिर है क्योंकि क्लाइंट्स की वीडियोस शेयर नहीं की जा सकती, अदरवाइज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी जिन्होंने मुझसे एज रिग्रेशन पढ़ा है और जिन्होंने मुझसे हिप्नोसिस के कोर्सेज किए हैं या 1 year के प्रोग्राम्स मेरे किए हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि एज रिग्रेशन के अंदर हम कहाँ तक जो है वो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर हो, बहरिया यूनिवर्सिटी हो, ICP हो, जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में हमने प्रोग्राम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कॉन्सेप्ट हो, हम प्रोग्राम जो है वो करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि इसकी जो मिस यूज़ हैं, उसके जो मिस हैंडल्स हैं, ये जो है वो ना हो सकें। क्योंकि ये टूल है, और ये एडिड टूल जो है वो, जैसे आपको मैंने कहा कि ये किसी भी तरीके से, गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एज रिग्रेस जो है वो हम और मेरे पास मैसेज मैंने आपको कहा कि वीडियोस क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि वो क्लाइंट्स की हैं, अदरवाइज 1 day
ओल्ड की रिग्रेशन तक जो है वो डेटा एक्सेस हमने किया है, लाइव किया है, और वहाँ से हमने उसको सॉर्ट आउट किया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है दे आर हैप्पी हेल्दी इन देयर लाइफ। तो वो जो सवाल था कि हम स्टैमरिंग का कैसे कर सकते हैं एज रिग्रेशन के थ्रू, इसके हमारे पास सक्सेसफुल केसेस हैं। व्हाट इज़ मोर बेनिफिशियल इन फोबियास, हिप्नोथेरेपी और एनएलपी? देखें, एनएलपी जो है ये बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं। इस एनएलपी का एडवांटेज ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिप्नोसिस विच कैन बी डन बाय एनएलपी कंटेंट फ्री। हिप्नोसिस के अंदर जो है वो बहुत हद तक कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, और एनएलपी का एडवांटेज ये है कि एनएलपी की जो मेडिकल एनएलपी की मैं बात कर रहा हूँ कि मेडिकल एनएलपी के अंदर जो टेक्निक्स हैं वो उसमें कंटेंट फ्री जो है वो टेक्निक जो है वो की जा सकती हैं। हिप्नोथेरेपी जो है वो थेरेपीज एसोसिएटेड होती हैं, और एनएलपी के अंदर डिसएसोसिएटेड थेरेपीज जो है वो की जा सकती हैं। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। एक अच्छा थेरेपिस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है। दिस इज़ नॉट ईदर और, जैसा हम ये नहीं कह सकते कि यार ये वाली है या ये वाली है। रिमेंबर, हिप्नोथेरेपी इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। इट इज़, अगर ये सरफेस लेवल की है तो ठीक है कि आप एक इंडिविजुअल सेल्फ अफर्मेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, अपनी हैबिट्स फॉर्म करने के लिए, एक पॉजिटिव स्टेट को लाने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए, टाइम पे उठने के लिए, मोटिवेशन के लिए, ये तो आप एक इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, जो कि जैसे मैंने आपका कहा कि एवरीडे प्रॉब्लम्स और एवरीडे इंडिविजुअल्स जो है वो हिप्नोटिक टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप हिप्नोथेरेपी की बात करेंगे, व्हेनेवर यू यूज़ द वर्ड थेरेपी, दिस इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट थेरेपी, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, दिस इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी। आई रिपीट अगेन, दिस इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। तो आपका जो थेरेपी होगी हिप्नोथेरेपी, इसके लिए वो कंपोनेंट जो मैं पहले ही शुरू से भी मैंने आपको कहा था, उन कंपोनेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, और उसकी बेस के ऊपर आप जो है वो हिप्नोथेरेपी एडिड टूल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर सरवत, आई थिंक रमज़ान में हीट स्ट्रोक से जो है वो कैसे बचते हैं वो यहाँ पे आ गया है। राबिया फारूक, आई कैन टेस्टिफाई, आई वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर एज रिग्रेशन ड्यूरिंग हिप्नोसिस कोर्स. Until that day, I am amazed how quickly you regress me back to 3 years of age, and I recall those events. And please don't share the events here. Okay. उसके बाद जो है ये please tell about 3 finger technique for memory. I don't know बेटा, ये 3 finger technique memory की जो है वो कौन सी होगी, कब मैंने कराई है या किसी और की होगी, तो मुझे ये मालूम नहीं है। ओके, सो अब हम जो, अगर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, बिकॉज वी हैव लास्ट मिनट्स, और मुझे लगता है कि अगर कोई सवाल होंगे तो मैंने उनके सवालों के जवाब दे दिए होंगे, नहीं तो प्लीज़ जो अगर मेरे जो मॉडरेटर्स हैं वो यहाँ पर लिख दें, अगर कोई आपको लगता है कि अगर कोई सवाल जो है वो जो था और मुझसे अगर मिस हुआ है या मैंने नहीं लिखा है। ओके, मुझे फ़िलहाल जो है वो इतनी क्विकली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं कंक्लूजन के ऊपर मैं अगेन ये कहूँगा कि एक नेचुरल स्टेट, जब हम हाईली सजेस्टेबल होते हैं, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे पांचों हवास की बुनियाद के ऊपर आ रही हो, और हम उसको एज इज़ विदाउट किसी मंतिक के एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम उस वक्त एक सजेस्टेबल स्टेट में होते हैं। हम बारहा ऐसे सजेस्टेबल स्टेट के अंदर होते हैं जिसमें हम बग़ैर किसी लॉजिकल रीजनिंग के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, जब हम एज इज़ बग़ैर किसी तनकीद के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और पार्ट ऑफ बिहेवियर बना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सजेशंस हमारे ऊपर काम कर गई हैं, और वो सजेशन जो है वो Dr. Imran, please clarify, can we use bilateral simulation to control abreaction during session, and what is this bilateral simulation? बेटा इसको भी जो है वो बता दो कि ये what is this bilateral simulation to control abreaction. तो ये bilateral simulation भी ज़रा एक्सप्लेन कर दो कि what is bilateral simulation. हम नेचुरली हिप्नोटिक स्टेट के अंदर होते हैं, कई बार होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, जब भी हम इनग्रॉस होंगे, महव होंगे। बच्चों के लिए पीडियाट्रिक हिप्नोसिस बड़ा वंडरफुल जो है वो काम करता है। जैसे मैंने बड़ों के लिए कहा था कि पेन मैनेजमेंट के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, मैंने यहाँ पे टेक्निक भी बता दी है, और उस टेक्निक को यूज़ करते हुए इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और
बच्चों के लिए जो है वो पीडियाट्रिक हिप्नोसिस जो है वो बड़ा काम करता है। और वो किस तरह काम करता है? मेटाफोर्स, स्टोरीज, कहानी जो है वो हमें वहाँ ले जाती है जहाँ पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड है या क्रिटिकल फैकल्टी है या जो रीजनिंग फैकल्टी है वो सब ड्यू हो जाती है, और वो कहानी के किरदारों में हम खो जाते हैं, और उसके अंदर हम वो सब्लिमिनल मैसेजेस, वो इंडक्शंस, वो मैसेजेस हम वहाँ पे दे पाते हैं। और वो मैसेजेस देने का बेहतरीन तरीका जो है वो बच्चों के लिए कहानियाँ हैं। तो हर वो ऐसी कहानी जो आप बच्चों को सुनाते हैं जिसके अंदर मैसेज बीच में जो है वो डालते हैं, क्योंकि यही कार्टून के थ्रू भी वो मैसेजेस ले रहे होते हैं। और जब आप ये कहते हैं कि जी मेरा बच्चा बहुत वाइल्ड है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कार्टून वो कौन से वाले देख रहा है। मेरा बच्चा बहुत एग्रेसिव है, आप लोग को समझ में आ जाएगा वो कौन से गेम्स देख रहा है। सेम थिंग आपको रिपीट करनी है कि अब आपने अगर उसको कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, लाइटर जो है वो आपने उसको स्टोरीज सुनानी है या दिखानी है, या उस तरह के उसके कार्टून्स हैं, तो वो वाले मैसेजेस उसके ऊपर जाएंगे। बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि बच्चे जो है वो फोकस का स्पैन छोटा होता है, तो वो डायरेक्ट हिप्नोसिस उन पर काम नहीं करता, और आप एक इनडायरेक्ट हिप्नोसिस उनको थ्रू स्टोरीज एंड थ्रू मेटाफोर्स, थ्रू कहानियाँ जो है वो उनको सुनाते हैं। जिस बंदे को स्टोरी आती है, जिस बंदे को कहानी आती है, जिसको एक किरदार बनाने आते हैं, जिसको लहजे का अप डाउन आता है, उसको बड़े आराम से लोगों को मुतासर करना आता है। और जो मुतासर लोगों को कर जाता है वो उनके बिलीव्स को फॉर्म करता है, और कम्युनिकेशन के अंदर वो चाहे तो उनके बिलीव्स को चेंज भी कर देता है। एंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल our गट्स एंड हार्ट, ओके। और बेटा ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे हो, क्योंकि अगर ये रीजनिंग का पार्ट होगा तो ऑब्वियसली लेफ्ट ब्रेन आएगा, अगर ये इमेजिनेशन का पार्ट होगा तो ये राइट ब्रेन के ऊपर आएगा, क्वेश्चन का जवाब दे रहा होगा तो लेफ्ट ब्रेन आएगा, अगर एक्सप्रेस कर रहा होगा, इमेजिन कर रहा होगा तो राइट जो है वो ब्रेन आएगा। डॉक्टर उज़मा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज राइट आफ्टर दिस मुझे जो है वो दूसरे प्रोग्राम में जाना है, और थोड़ा सा ट्रैवल टाइम भी है, इसीलिए मैंने आपसे जो है वो चेक किया था। और थैंक यू वेरी मच of clinical hypnotherapy. Thank you very much, Professor Dr. Uzma Ali, with a combination of psychotherapy, combination of hypnotherapy, combination of neurology and psychiatry. For sure, I think हम ज़्यादा अच्छा लोगों को कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है वो जवाब दे सकेंगे, लोगों को सोल्यूशन जो है वो दे सकेंगे। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हम अपने आप से ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं बजाय कंपेयर टू कि हम दूसरों से करते हैं। तो आप जो अपने आप को कहते हैं वो सब आपकी सजेशंस होती हैं, वो सब आपकी इंडक्शंस होती हैं, वो सब आपके प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब आपके बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। आईने में जब अपने आप को रिजेक्ट करते हैं तो आप अपने सेल्फ इमेज को पुअर करते हैं। आप अपने आप को जब ये आदतन भी ये जुमले कहते हैं कि जी मैं स्टूपिड हूँ, मैं डमी हूँ, मैं डम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये सारी वो इंडक्शंस हैं जो आपके प्रोग्राम्स के को बना रही होती हैं, आपको फॉर्म कर रही होती हैं, और फिर आपकी सेल्फ एस्टीम को जो है वो डैमेज कर रही होती हैं। वो वर्ड्स जब आप ये कह रहे होते हैं कि दिस इज पेन इन नेक, दिस इज पेन इन दिस इज पेन इन दैट, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज कि वो पेन जो है वो एसोसिएट हुआ होता है, और उनको जिस्म के उन हिस्सों के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि रोज़ रात को सोते हुए सारे दिन का जायज़ा लेते हुए, अपना मुहासबा करते हुए, अपने आप को और दूसरों आप को माफ़ करके सो, तो फिर आपकी वो रात भी बहुत पुरसुकून होगी, आपकी ज़िंदगी भी बहुत पुरसुकून होगी, और आपके आने वाला दिन भी बहुत पुरसुकून होगा। तो जब हम लेट गो करना शुरू कर देंगे, जब लेट गो सीख जाएंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और अगर जब लेट गो अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये जो टेक्निक्स हैं जो कि यहाँ पे कुछ शेयर भी हुई हैं, उनके थ्रू आप सीख सकते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू आप सीख सकते हैं। और अगर कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो आपकी ज़िंदगी के अंदर इस हद तक स्टक हुआ है कि जो नहीं निकल पा रहा है, आप चाहने के बावजूद भी उस कैफियत से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर जो है वो एज रिग्रेशन के थ्रू, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है वो दोबारा इसी तरह की किसी प्रोग्राम के अंदर आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच ICP वंस अगेन फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।